हेलो दोस्तों, अब जो है हम इंटरनेशनल मार्केटिंग का यूनिट नंबर सेकंड देखने जा रहे हैं। यूनिट नंबर फर्स्ट में हमने इंटरनेशनल मार्केटिंग को जो है डिटेल में देख लिया कि इंटरनेशनल मार्केटिंग क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक मार्केटिंग एंड इंटरनेशनल मार्केटिंग, इन दोनों में क्या अंतर होता है। फिर हमने ये भी देखा कि एक्सपोर्ट मैनेजमेंट कैसे किया जाता है और एक्सपोर्ट मैनेजर का क्या फंक्शंस रहते हैं। इस तरीके से हमने डिटेल में इंटरनेशनल मार्केटिंग को देख लिया है। यदि आपने उसको नहीं वॉच किया है तो उसको वॉच करना जरूरी है, बिकॉज आपको एक क्लैरिटी, एक स्टार्टिंग मिल जाती है ओवरऑल सब्जेक्ट के बारे में कि हम इस पूरे सब्जेक्ट में क्या है। सो इट इज अ रिक्वेस्ट टू यू कि आप यूनिट नंबर फर्स्ट जो है रिवाइज कर लीजिए पहले, और उसके बाद यूनिट नंबर सेकंड पे आएगी है, वो आपके लिए जो है मददगार रहेगा। हाँ, इनिशियली यूनिट नंबर फर्स्ट जो है थोड़ा सा लेंदी है, क्योंकि उसमें ओवरऑल इंटरनेशनल मार्केटिंग के बारे में बताया गया है, ताकि आपको ओवरऑल सब्जेक्ट के बारे में समझ में आ जाए, क्लैरिटी मिल जाए कि हम क्या क्या देखने वाले हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक में। और इसकी लिंक जो है रिवीजन के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप यूनिट नंबर 1 का रिवीजन कर सकते हैं। अब यूनिट नंबर 2 की यदि हम बात करें तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है दैट इज प्रोडक्ट डेवलपमेंट। व्हाट डज दिस प्रोडक्ट डेवलपमेंट मीन्स? तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट को जो है न्यू प्रोडक्ट मैनेजमेंट भी कहते हैं। जब भी कोई नया प्रोडक्ट आता है या कोई कंपनी नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है, उसे हम कहते हैं न्यू प्रोडक्ट मैनेजमेंट या फिर प्रोडक्ट डेवलपमेंट। ओके, प्रोडक्ट डेवलपमेंट also called new product management is a series of steps that includes the conceptualization, design, development, marketing of a newly created or a newly rebranded goods and services. Okay, product development includes products entire journey from initial idea to after its market release. Okay, अब दोस्तों यहाँ पे क्या बताया गया है कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट क्या है। कोई भी नया प्रोडक्ट मार्केट में आता है तो उसे हम प्रोडक्ट डेवलपमेंट कहते हैं। ये सीरीज ऑफ स्टेप्स है। इसमें क्या क्या कोई कंसेप्ट आपने सोचा है कि ये प्रोडक्ट लाना है, उसकी डिजाइन कैसे होगी, उसकी मार्केटिंग कैसे होगी, उसकी ब्रांडिंग कैसे होगी उस गुड्स एंड सर्विसेज की, ऑल दैट आर इंक्लूडेड इन द प्रोडक्ट डेवलपमेंट। प्रोडक्ट डेवलपमेंट में कुल मिला के प्रोडक्ट की ओवरऑल जर्नी, जब से एक आइडिया आया था कि ये प्रोडक्ट बनाना है और तब तक जब तक वो मार्केट में रिलीज ना हो गया है, उस पूरी जर्नी को हम क्या कहेंगे? प्रोडक्ट डेवलपमेंट। 2023 के पेपर में जो है प्रोडक्ट डेवलपमेंट का क्वेश्चन आया था। वो आया था राइट अ शॉर्ट नोट, ऐसा कुछ आया था, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इनोवेशन एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ऐसा कुछ आया था, है ना। आप पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर की लिंक भी मैं डाल दूंगी, तो आप वहां से प्रीवियस ईयर पेपर जो है सॉल्व करना। लेकिन प्रीवियस ईयर पेपर कब सॉल्व करते हैं? जब आप पांचों यूनिट्स का रिवीजन कर लें और उसके बाद आपका रिवीजन कंप्लीट हो गया, फिर आप पेपर निकाल लीजिए कि हाँ प्रीवियस और कौन से क्वेश्चंस पूछे गए, क्या आपको वो पेपर में क्वेश्चंस बन रहे हैं कि नहीं। तो इससे कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है कि यस वी आर रेडी फॉर द एग्जामिनेशन। तो ये क्वेश्चन जो है आ चुका है ऑफ द प्रोडक्ट डेवलपमेंट। ठीक है, तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट कोई भी नया प्रोडक्ट फ्रॉम द स्टार्टिंग, जब से उसको लॉन्च करना है, उसका आइडिया आया है, और तब तक की स्टेज, जब तक वो मार्केट में रिलीज ना हुआ है, तब तक की पूरी स्टेज को, पूरी जर्नी को जो है हम प्रोडक्ट डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक है, उसकी डिजाइन हो गई, उसका कंसेप्ट हो गया, मार्केट में के लिए जो है उसको रेडी करना, उसकी एडवर्टाइजमेंट वगैरह, ये सभी उसमें इंक्लूडेड हो जाएगा, है ना। प्रोडक्ट का नाम क्या होगा, ब्रांड क्या होगी, ये सभी। आगे देखें, फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड फॉर प्रोडक्ट डेवलपमेंट। कौन कौन से फैक्टर्स कंसिडर किए जाएंगे प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए? तो प्रोडक्ट की डिजाइन जो है किस तरीके से होनी चाहिए, क्योंकि इट शुड बी अट्रैक्टिव। यदि वो अट्रैक्टिव नहीं हुई तो कस्टमर को जो है पसंद नहीं आएगी, है ना। अट्रैक्टिव होनी चाहिए, ज्यादा वेट नहीं होना चाहिए प्रोडक्ट का, यदि कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट है, और अट्रैक्टिव होनी चाहिए, और क्वालिटी एश्योर्ड होना चाहिए कि उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। देन प्रोडक्ट क्वालिटी, सेकंड वही आ गया कि क्वालिटी जो है उसकी गुड क्वालिटी प्रोडक्ट होना चाहिए। देन प्रोडक्ट का नाम क्या होगा? जब भी आप प्रोडक्ट डेवलपमेंट करेंगे तो ऑब्वियसली प्रोडक्ट का नाम के बारे में सोचेंगे। कंसेप्ट आया है कि ये प्रोडक्ट बनाना है, तो उसकी डिजाइन आएगी हमारे दिमाग में, या हम मार्केट रिसर्च करेंगे कि इस तरीके का प्रोडक्ट आ रहा है, उस हिसाब से उसका डिजाइन का सिलेक्शन करना, क्वालिटी किस तरीके से, मैं कौन सी क्वालिटी मेंटेन रखना है उस प्रोडक्ट के हिसाब से, वो प्रोडक्ट का नाम। देन प्रोडक्ट का कलर क्या होगा? जैसे सोप आते हैं डिफरेंट, तो अब उसमें फ्लेवर्स आएंगे, रोज हो गया, जैस्मिन हो गया, है ना,
और जो है लेमन होगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं सोप जिस जिस फ्लेवर में आता है उस फ्लेवर में जो है उस कलर का जो है आपको सोप मिलता है, तो आपको उससे आइडिया हो जाता है कि ये किस फ्लेवर का है यूजली, है ना। तो प्रोडक्ट का कलर कैसा होना चाहिए, दैट एश्योरेंस। देन लेबलिंग एंड ब्रांडिंग, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर जो लेबल लगेगा उस पर जो नाम लिखाता है, जो स्टिकर चिपकता है, वो लेबलिंग कैसे होगी, उसकी ब्रांडिंग, उसका नाम जो है किस तरीके से रहेगा, वो ओवरऑल वो सब चीजें सोचना रहता है जब आप कोई नया प्रोडक्ट बना रहे होते हैं। गारंटी एंड सर्विसेज, यानी आप उसकी वारंटी देंगे क्या, कितने समय की देंगे, की गारंटी देना है, या उसकी रिपेयर्स एंड सर्विसेज देंगे, ये सभी के बारे में जो है आपको सोचना है। ठीक है, जब कोई नया प्रोडक्ट, पैकेजिंग कैसे होगी, पैकेजिंग जो है अट्रैक्टिव होनी चाहिए, अगेन सिंपल डिजाइन होनी चाहिए, रैपिंग होनी चाहिए जिसमें प्रोटेक्शन हो पाए, सेफ्टी हो पाए प्रोडक्ट की, कि जो है वो किसी भी तरीके से उसका डैमेज ना हो, है ना। पैकेजिंग ऐसी होनी चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन, वो प्रोडक्ट जो आप बनाएंगे तो वो एक जगह से दूसरी जगह जब बायर की प्लेस पे जाएगा, खरीदने वाले की जगह पे जाएगा, तो आपका मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है क्या होना चाहिए जिससे जो है उसमें किसी भी तरीके का जो है ब्रेकेज ना हो। तो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो है कैसा होना चाहिए, दिस इज ऑल अबाउट फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड फॉर प्रोडक्ट डेवलपमेंट। ठीक है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट क्या होता है। अब यदि आपको इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस आते हैं, उसमें ज्यादा कुछ नहीं, एक लाइन लिखते हैं, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन प्रोडक्ट डेवलप। अब इसमें आपको समझ में नहीं आया कि क्या लिखना है, तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट का मीनिंग सबसे पहले तो लिखना है, फिर उसके बाद यदि आपको उसके फीचर्स पता हो तो डेफिनेटली, और फीचर्स नहीं पता है लेकिन आपने प्रोडक्ट डेवलपमेंट से रिलेटेड बाकी चीजें पढ़ी है जैसे कि फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड फॉर द प्रोडक्ट डेवलपमेंट, तो आप उस चीज को मेंशन करिए, है ना। तो शॉर्ट नोट का मतलब ऐसा नहीं है कि एक नोट लिखकर, पैराग्राफ लिखकर उसको एंड करना है, उसमें आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन देना है, क्योंकि एमकॉम में मैक्सिमम मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, दो एक मार्क्स के तो शायद ही आते होंगे, है ना। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट। प्रोडक्ट डेवलपमेंट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। सो यदि हम बात करें कंपनी के स्टैंड पॉइंट से, यानी कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि बात करें, तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट इसलिए जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, टू कल्टीवेट, मेंटेन एंड इंक्रीज अ कंपनीज व्हाट इज देयर कंपनीज मार्केट शेयर बाय सेटिस्फाइंग कंज्यूमर डिमांड। यस, प्रोडक्ट डेवलपमेंट क्यों जरूरी है, ताकि जो है कंपनी का अब मार्केट शेयर जो है वो इंक्रीज हो, यानी कुल मिला के क्या होना चाहिए, कंपनी अब एक्सपांशन करना चाहती है, उसके कंज्यूमर्स को बढ़ाना चाहती है। ओके, बाय सेटिस्फाइंग कंज्यूमर डिमांड, कंज्यूमर की डिमांड को सेटिस्फाई करके अपने मार्केट शेयर को बढ़ाना चाहती है, इसलिए प्रोडक्ट डेवलपमेंट हो रहा है। या फिर जो पुराना प्रोडक्ट है उसको रीब्रांड करना, उसको और अच्छे से निखार के बनाना, तो वो क्या है, कंज्यूमर की डिमांड सेटिस्फाई होगी तो इससे मार्केट शेयर और ज्यादा कंज्यूमर्स बढ़ेंगे। अब यहाँ पे हम कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से यदि हम सोचें, फ्रॉम कस्टमर स्टैंड पॉइंट, इट इज टू इंश्योर वैल्यू इन द प्रोडक्ट एज क्वालिटी गुड और सर्विसेज। कस्टमर तो यही सोचेगा जब भी कोई प्रोडक्ट लेगा कि उसे जो है उसके प्रोडक्ट की वैल्यू वसूल होना, कि जितना पैसा दिया, कस्टमर को ऐसा फील होना चाहिए कि हाँ पैसे वसूल वाला प्रोडक्ट है, जितना पैसा दिया उतना हमने उसको यूज किया है, वो प्लस उसको क्वालिटी एश्योरेंस मिलना चाहिए। तो क्वालिटी प्लस वैल्यू, ये कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, और कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट शेयर को इंक्रीज करना। देन थर्ड, टू इंश्योर वैल्यू फॉर योर पोटेंशियल कस्टमर्स, अपने पोटेंशियल कस्टमर्स को बढ़ाने के लिए, पोटेंशियल कस्टमर यानी ऐसे कस्टमर्स जो आपके कस्टमर्स बन सकते हैं फ्यूचर में, दे आर नोन एज पोटेंशियल कस्टमर्स। फिर न्यू वैल्यू फॉर कस्टमर्स, कस्टमर्स के लिए एक नया एडिशन करना, ताकि उनको जो है लगे कि हाँ हमारे लिए कुछ नया एडिशन, न्यू वैल्यू क्रिएट करना एक तरीके से। इम्प्रूव द सोसाइटी, प्रोडक्ट डेवलपमेंट होगा तो सोसाइटी का कहीं ना कहीं इम्प्रोवाइजेशन होगा, क्योंकि डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो जो है लोग उसको खरीदेंगे, एंड देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग विल ऑल्सो इंक्रीज बाय दैट, है ना। नई चीजें आएंगी और नया मार्केट बढ़ेगा, कुल मिला के ये कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी, और प्रोडक्ट डेवलपमेंट यानी नए नए प्रोडक्ट आते जा रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि कंपनी का एग्जिस्टेंस भी बढ़ता जाएगा, लगातार जो है वो चलता जाएगा। ठीक है, तो इतना हमने देख लिया है। अब बढ़ते हैं, हमने प्रोडक्ट डेवलपमेंट देगा, फिर फैक्टर्स कौन से कंसीडर करने चाहिए प्रोडक्ट बनाते समय, और इतना जरूरी क्यों है प्रोडक्ट डेवलपमेंट। देन
स्टेजेस ऑफ प्रोडक्ट डिजाइनिंग फॉर एक्सपोर्ट। अब यहाँ पे जैसे कि हमारा सब्जेक्ट है इंटरनेशनल मार्केटिंग, तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट जब हम करते हैं, जब प्रोडक्ट की डिजाइनिंग करते हैं, उस समय की क्या स्टेजेस होती है, क्या चीजें सोचकर जो है हम प्रोडक्ट डिजाइनिंग करते हैं, स्पेशली इन द केस ऑफ इंटरनेशनल मार्केटिंग या एक्सपोर्ट। सबसे पहले क्रिएशन ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट, नया प्रोडक्ट बनाना है, ये आ गया। फिर आइडियाज फॉर एक्सपोर्ट। अब एक्सपोर्ट आप किन किन वेज से कर सकते हैं, क्या सोर्सेस रहेंगे, कितनी फॉर्मेलिटीज रहेंगी, हर एक आइडिया लेना एक्सपोर्ट के रिगार्डिंग। ठीक है। स्क्रीनिंग ऑफ आइडियाज, अब उनको आपने स्क्रीनिंग कर लिया, यानी टेस्टिंग कर लिया कि ये आइडिया अप्लाई होगा तो ये चीजें कंप्लीट होंगी, एक तरीके से उसका निरीक्षण कर लेना। यानी यदि उसको हम सिंपल सा एग्जांपल लेके समझें तो आपने सब कुछ रिवाइज कर लिया, अब आप रैंडमली जो है किसी क्वेश्चन पेपर को उठा के और क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, यानी आप एक तरीके से स्क्रीनिंग कर रहे हैं कि आपने जो पढ़ा है वो बन रहा है कि नहीं बन रहा है। वैसा ही स्क्रीनिंग ऑफ आइडियाज, आपने जो नया प्रोडक्ट बनाने का सोचा है, क्रिएट किया है। फिर एक्सपोर्ट का आइडिया कि एक्सपोर्ट करना है, अब यहाँ पे क्या क्या चीजें सोचेंगे कि किस कंट्री में करना है ना, कहाँ की फॉर्मेलिटीज जो है वो कम है, लीगल फॉर्मेलिटीज स्पेशली, है ना, ये सब चीजें सोचेंगे। और उसके बाद उसको स्क्रीनिंग करना, क्या हमने सोचा है वो सही है कि नहीं, उसको अप्लाई करके देखना, प्रैक्टिकली उस पर नजर डाल के देखना। बिजनेस एनालिसिस, अब बिजनेस एनालिसिस में आप हर तरीके का एनालिटिक्स करेंगे कि जो है आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, यदि वो प्रोडक्ट चला रहे हैं तो वो किस तरीके का है, प्राइसिंग क्या है रहेगी, डॉक्यूमेंट्स जो है कौन कौन से फिल करना रहेंगे, क्या आप एलिजिबल हैं वो पूरा एक्सपोर्ट का प्रोसीजर करने के लिए, वो सभी चीजों का एनालिसिस करना कि ये प्रोडक्ट बना रहे हैं, ये प्राइसिंग रहेगी, जो स्क्रीनिंग की हमने आइडिया की वो सही है कि नहीं, वो सब आपने बिजनेस। फिर जो है प्रोडक्ट डेवलपमेंट, जिसमें आप प्रोडक्ट का नाम रखेंगे, उसको डिजाइन देंगे, उसका ब्रांड नेम देंगे, है ना, यानी लेबलिंग करेंगे आप उसकी। फिर जो है उसकी क्या करेंगे आप, ट्रांसपोर्टेशन, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो है कैसा रहेगा, और इससे पहले जो है आप उसकी पैकेजिंग के बारे में भी सोचेंगे कि उसकी पैकेजिंग कैसी होनी चाहिए। ठीक है। देन टेस्ट मार्केटिंग। अब जब आपका प्रोडक्ट जो है रेडी हो गया है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट यानी नया प्रोडक्ट है, यहाँ पे आप आइडिया ले रहे हैं कि क्रिएट करेंगे आप नया प्रोडक्ट, फिर एक्सपोर्ट किस तरीके से होगा वो सोच लिया, स्क्रीनिंग करके देख ली, बिजनेस एनालिटिक्स, प्रोडक्ट डेवलपमेंट यानी प्रोडक्ट आ गया। ठीक है, जैसे कि हमने पिछले पॉइंट में प्रोडक्ट डेवलपमेंट का मीनिंग में देखा कि क्या क्या क्वालिटी एश्योरेंस वगैरह। अब आप क्या करेंगे, मार्केट का एक छोटा सा हिस्सा लेंगे और वहां पे जो है आपके जो प्रोडक्ट आपने बनाया उसको बेच के देखेंगे। यूजली ये तो एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं, विद इन द नेशन भी यदि कोई प्रोडक्ट नया बन रहा है तो ये चीज होती है। जैसे कि आपने सुना होगा हिंदुस्तान यूनिवर लिमिटेड कंपनी, है ना, इन्होंने जब स्टार्टिंग में टूथपेस्ट बनाया था, सोप बनाया था, उस समय उन्होंने क्या किया था, अपने किसी एम्प्लॉय को जो है बोला था कि ये आप टूथपेस्ट के कोलगेट जो है आप ऐसा करिए, इसको 100 पीसेस जाके, दिस इज एन अजम्पशन, उन्होंने कुछ पीसेस दिए थे और उन्होंने ये कहा था कि ये नीचे का जो मार्केट लगा हुआ है, एक लोकल मार्केट था, वहां पे इसको बेचिए और देखिए कि कस्टमर का क्या रिस्पॉन्स है। और ये रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट हुए थे और उससे जो है ये रिस्पॉन्डिंग की गई थी कि लोग उसको खरीद रहे हैं कि नहीं खरीद रहे हैं, जिससे ये आइडेंटिफाई हो कि वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है चल रहा है। फिर वहां पे जो है लोगों का फीडबैक भी देखा गया कि उन्हें वो प्रोडक्ट पसंद आ रहा है कि नहीं। ओके, यहाँ लिख देते हैं देयर इज एन सम इशू विद द पेन। ओके, तो ये हो गया टेस्टिंग मार्केटिंग। तो इसमें जब आपने मार्केटिंग में उसको टेस्ट कर लिया, अब जो है प्रोडक्ट रेडी है एक्चुअल मार्केट में आने के लिए। ओके, अब जो है आप उसको कमर्शलाइज कर देंगे, एक्चुअल मार्केट में उसको उतारेंगे। और टेस्टिंग मार्केटिंग में आप मार्केट के किसी छोटे हिस्से में उसको बेचकर देखते हैं और लोगों का फीडबैक देते हैं। ठीक है, सो दिस आर द स्टेजेस ऑफ प्रोडक्ट डिजाइनिंग फॉर एक्सपोर्ट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट का क्लासिफिकेशन जो है हम कैसे कर सकते हैं, तो ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है कि प्रोडक्ट का क्लासिफिकेशन जो है हम दो तरीकों से कर सकते हैं, बट एक बार जो है उसको हम रिवाइज कर लेते हैं। प्रीवियस सब्जेक्ट में भी हमने यही चीज देखी थी, बट लेट अस रिवाइज। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट, दो तरीके के प्रोडक्ट हो सकते हैं, या तो कंज्यूमर गुड्स या फिर इंडस्ट्रियल गुड्स। जो अल्टीमेट डायरेक्टली कंज्यूमर के द्वारा यूज किया जाएगा, दैट इज द कंज्यूमर गुड्स। एंड इंडस्ट्रियल गुड्स जो है ऐसा गुड्स होता है जो इंडस्ट्रीज के द्वारा प्रोसेसिंग की जाती है ना, पहले गुड्स लाया जाता है,
इंडस्ट्रीज को दिया जाता है, इंडस्ट्री प्रोसेस करके और उसका फाइनल प्रोडक्ट बनाती है, ठीक है, दैट इज नोन एज द इंडस्ट्रियल गुड्स। अब कंज्यूमर गुड्स में क्या क्या आ जाएगा? कंज्यूमर गुड्स जो है 3 टाइप्स के होते हैं, कन्वीनियंस, शॉपिंग गुड्स एंड स्पेशलिटी गुड्स। कन्वीनियंस गुड में ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि आपकी कन्वीनियंसी के लिए बनाए गए हैं कि आप उससे आपकी लाइफ जो है इजी हो जाए। फॉर एग्जांपल सोप असेंशियल है, टूथपेस्ट दैट इज ऑल्सो असेंशियल। इस तरीके के असेंशियल एलिमेंट, सॉल्ट हो गया, जरूरी है, बिना नमक के आपकी लाइफ नहीं चल सकती है। ओके, सो दिस आर द कन्वीनियंट गुड्स। वही शॉपिंग गुड्स की जहां पे आप शॉपिंग करते हैं तो वहां पे आप प्राइस को कंपेयर करेंगे कि दूसरी कंपनी का प्रोडक्ट जो है किस रेट पे मिल रहा है, क्या क्वालिटी है, उसका कंपैरिजन करते हैं जब आप शॉपिंग गुड्स लेते हैं। अब शॉपिंग गुड्स में किस तरीके आ जाएगा? क्लोथ्स, जब आप शॉपिंग करेंगे तो ऑब्वियसली आप बहुत सारी वैरायटी देखेंगे, अलग अलग क्वालिटी देखेंगे और फिर खरीदेंगे। शूज हो गया, इस तरीके से, तो दैट विल बी द शॉपिंग गुड्स। वहीं स्पेशलिटी गुड्स यानी दे आर द स्पेशल प्रोडक्ट्स, उसको खरीदने के लिए एक परचेसर के अंदर बहुत ही क्यूरियोसिटी रहती है। सबसे पहली बात तो ही इज द क्यूरियस पर्सन टू परचेज, कि हम जल्दी से जल्दी ये अचीव करके हम ये प्रोडक्ट लें, इस तरीके से। यानी वहां पे आ जाएगी आपकी लग्जरी आइटम, ब्रांडेड कार खरीदना, ओके, इस तरीके के आ जाएंगे स्पेशलिटी गुड्स। ओके, लैपटॉप खरीदना, आजकल तो लैपटॉप जो है नॉट एन लग्जरी आइटम हम कह सकते हैं, इट इज एन एसेंशियल हो गया है। ओके ओके, प्लीज सॉरी फॉर द पेन, थोड़ा सा एरर है आज, सो प्लीज कंसिडर इट। फिर अब इंडस्ट्रियल गुड्स की यदि हम बात करें तो इंडस्ट्रियल गुड्स जो हैं इतने टाइप से हो सकते हैं। प्रोडक्शन फैसिलिटी, प्रोडक्शन में जो फैसिलिटी प्रोवाइड करें, ऐसे गुड्स जो प्रोडक्शन में फैसिलिटीज या इक्विपमेंट्स लगते हैं, इक्विपमेंट बनाने के लिए जो आपको छोटे छोटे नट बोल्ट्स वगैरह लगे, वो हम कह सकते हैं कि दैट कैन बी द, जैसे कोई बड़ी मशीनरी बन रही है तो उसमें नट बोल्ट लगना, या कार बन रही है तो कार के छोटे छोटे हिस्से, जैसे उसका व्हील हो गया, इस तरीके की चीजें जो है प्रोडक्शन को जो फैसिलिटेट करे, दैट आर द प्रोडक्ट फैसिलिटी। फिर प्रोडक्शन मटेरियल की यदि हम बात करें तो इसमें जो है आपका रॉ मटेरियल आ जाएगा। ओके, रॉ मटेरियल, और या फिर कोई आपका ऐसा प्रोडक्ट जो आधा बना हुआ है जिसको हम कहते हैं वर्क इन प्रोग्रेस, जिसको कंप्लीट करना है, वो वाले प्रोडक्ट इसमें आ जाएंगे। फिर प्रोडक्ट सप्लाईज में कुछ ऐसे सप्लाईज जो कि जरूरी हैं प्रोडक्ट को बनाने के लिए, जैसे मशीनरी के लिए यदि कोई ऑयल वगैरह चाहिए, कुछ कोल से रिलेटेड जो है कुछ सप्लाईज चाहिए, तो ऑल दैट विल बी कंसिडर्ड देयर। देन मैनेजमेंट मटेरियल, जो मैनेजमेंट की मदद करे, मैनेजमेंट का काम इजी बनाए। अब मैनेजमेंट को जो है रिपोर्टिंग करनी है, जैसे यहाँ डाटा बनाना है, डाटा जो है मेंटेन करना है कि प्रोडक्शन किस तरीके से हो रहा है, तो उसके लिए जो है मैनेजमेंट को क्या चाहिए? कंप्यूटर चाहिए, है ना। कुछ प्रोडक्ट की टेस्टिंग करनी है तो उसके लिए क्या चाहिए? लैब चाहिए, लेबोरेटरी चाहिए, जिससे जो है उसका मेंटेनेंस हो पाए। तो प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट करेंगे, दे आर ऑफ 2 टाइप, कंज्यूमर गुड्स एंड इंडस्ट्रियल गुड्स, और इन कंज्यूमर एंड इंडस्ट्रियल में भी हमने अलग अलग टाइप्स देखी। ओके, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, एक्सपोर्ट प्राइसिंग क्या होती है। तो जब भी एक्सपोर्ट होगा उसकी प्राइसिंग क्या होनी चाहिए, दैट इज नोन एज एक्सपोर्ट प्राइसिंग। आइए डिटेल में देखते हैं। एक्सपोर्ट प्राइसिंग इज इंपॉर्टेंट टूल फॉर प्रमोटिंग सेल्स कंटेस्टिंग इंटरनेशनल कंपटीशन। ओके, तो सही बात है, एक्सपोर्ट की जो प्राइसिंग रहेगी, यानी आपके जो प्रोडक्ट की प्राइसिंग है फॉर द एक्सपोर्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट टूल है जिससे आपकी सेल्स इंक्रीज होगी, और दूसरा इंटरनेशनल कंपटीशन में जो है आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे, यानी आप इंटरनेशनल लेवल पे कंपटीशन को फेस कर पाएंगे। सो दैट इज इंपॉर्टेंट कि आपकी वो प्राइस जो है बिल्कुल सही होना चाहिए। कॉस्ट, डिमांड एंड कंपटीशन आर 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स दैट डिटरमाइन प्राइस। कभी भी किसी चीज की प्राइस डिटरमाइन करनी है तो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी आई है, खर्चा कितना लग रहा है, उसकी डिमांड कैसे है, एंड थर्ड थिंग इज कि कंपटीशन जो है वो किस तरीके का है। वो चीजें जो है बहुत ही मैंडेटरी है समझना। ओके, कंपटीशन जो है किस तरीके से है, दैट विल बी द एसेंशियल। अब आगे देखें, द प्राइस फॉर एक्सपोर्ट शुड बी एज रियलिस्टिक एज पॉसिबल। आपका जो प्राइसिंग है एक्सपोर्ट करते समय वो बहुत ही रियलिस्टिक होना चाहिए, क्योंकि आप यदि किसी कंट्री से एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं तो कोई और कंट्री से कोई और सेलर भी हो सकता है जो उस कंट्री में बेचना चाह रहा है, तो आप जो एक सटीक प्राइस, सही प्राइस होनी चाहिए,
एज रियलिस्टिक एज पॉसिबल होनी चाहिए। द एक्सपोर्टर हैज टू एक्सक्लूड कॉस्ट फॉर डोमेस्टिक प्रोडक्शन। एक्सपोर्टर को ये चाहिए कि जो उसका डोमेस्टिक प्रोडक्शन का जो कॉस्ट है उसको उसमें इंक्लूड नहीं करना है। विच आर नॉट एप्लीकेबल फॉर एक्सपोर्ट, जो एक्सपोर्ट के लिए जरूरी नहीं है, जरूर हो सकता है कि कोई डोमेस्टिक खर्चे जो है यहाँ पे लगते हो लेकिन वहां पे वो चीजें नहीं लगती, तो उन कॉस्ट को आपको डिडक्ट करना है और उन एलिमेंट्स को ऐड करना है एंड ऐड दोस एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट विच आर रिलेवेंट टू एक्सपोर्ट प्रोडक्ट। और उन ऐसे एक्सपेंसेस जो आपके कॉस्ट एक्सपोर्ट के समय लग रहे हैं उनको इंक्लूड करना है। एक्सपोर्टर हैज टू compete विथ मैन्युफैक्चरर्स फॉर्मल ओवर द वर्ल्ड, और एक्सपोर्टर्स को जो है compete करना है मैन्युफैक्चरर से पूरे वर्ल्ड में बिकॉज ऑफ इंटरनेशनल मार्केटिंग। Hence the price has to be realistic considering all export benefits price in foreign market। इसलिए प्राइस एस रियल होना चाहिए बिकॉज ओवरऑल कंपटीशन फेस करना है, डिमांड देखना है और कॉस्टिंग जो है उसकी मिनिमम से मिनिमम रहनी चाहिए, तो ही आप सर्वाइव करेंगे इन द इंटरनेशनल मार्केट। ओके, तो एक्सपोर्ट प्राइसिंग, प्राइस डिटरमाइन करने के लिए 3 थिंग्स आर एसेंशियल, कॉस्ट, डिमांड एंड कंपटीशन। एंड एक्सपोर्ट तभी रिलेवेंट होगा कि उसमें से आप डोमेस्टिक कॉस्ट को हटा दें, जो कॉस्ट ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्शन में जो कॉस्ट लग रही है उसको हटा दें, जो एक्सपोर्ट के समय जो एसेंशियल एक्सपेंसेस लग रहे हैं उनको आप इंक्लूड कर दें। तो दिस इज ऑल अबाउट एक्सपोर्ट प्राइसिंग। ठीक है, अब एक्सपोर्ट प्राइसिंग में अगर हम आगे देखें तो डिटरमाइनिंग फैक्टर्स फॉर एक्सपोर्ट प्राइसिंग, अब ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो एक्सपोर्ट की प्राइसिंग को डिटरमाइन करेंगे, डिसाइड करेंगे कि हमें एक्सपोर्ट का प्राइस ये रखना चाहिए। तो आइए उसको देख लेते हैं। डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा होगी तो ऑब्वियसली आप उसका प्राइस भी अच्छा खासा रख पाएंगे, है ना। अगर डिमांड ज्यादा नहीं होगी तो आप प्राइस भी ज्यादा रख के क्या करेंगे, कोई खरीदेगा ही नहीं। कॉस्ट, उसकी कॉस्ट कितनी है, तो कॉस्ट मिनिमम होना चाहिए, कोशिश करना चाहिए कम से कम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो ताकि जो है आप ओवरऑल मार्केट में सरवाइव कर पाए। देन कंपटीशन, आपको कंपटीशन देखना है कि आपके जैसा प्रोडक्ट जो है और कौन बना रहा है, किस मार्केट में जो है उस तरीके का प्रोडक्ट चल रहा है। इन सभी चीजों का जो है आपको कंसिडरेशन करना है और कंपटीशन को ध्यान में रखना है। तब भी उसकी आपका जो कंपटीटर है उसने अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या रखी है, तो उस प्रोडक्ट की कॉस्ट से कम होनी चाहिए आपकी कॉस्ट या इक्वल होनी चाहिए, उससे ज्यादा होगी तो आप मार्केट में सरवाइव नहीं कर पाएंगे। क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी कैसी है होनी चाहिए ये आपको पता होना चाहिए कि आप आपके कस्टमर्स को क्या सर्व कर रहे हैं, ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए जिससे आपके कस्टमर जो है सेटिस्फाइड रहें। कंज्यूमर के बिहेवियर को समझना, तभी आप उसके एक्सपोर्ट की प्राइसिंग, आपको यदि लगता है कि आपका कंज्यूमर ऐसा है कि वो क्वालिटी देखता है, प्राइस कितना भी पे कर सकता है, तो उस हिसाब से जो है आप प्राइसिंग डिसाइड करेंगे। लेकिन आपको अगर ये पता है कि आपका कंज्यूमर जो है प्राइस सेंसिटिव है, वो प्राइस के बारे में सोचता है, तो आपको उसके हिसाब से प्राइस रखनी पड़ेगी क्योंकि अल्टीमेट आप प्रोडक्ट किसके लिए बना रहे हैं, कंज्यूमर के लिए। देन गवर्नमेंट कंट्रोल, गवर्नमेंट का कंट्रोल कितना है, इंटरवेंशन कितना है, गवर्नमेंट टैक्सेस कितने चार्ज कर रही है, वो सब टैरिफ वगैरह भी आपकी एक्सपोर्ट प्राइसिंग को डिटरमाइन करेंगी। गुडविल, यहाँ पे गुडविल जो है आप जो कंपनी है जो प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है इन द इंटरनेशनल मार्केट में, उसकी जो है रेप्यूटेशन कितनी है इन द नेशनल मार्केट प्लस इंटरनेशनल मार्केट में, क्या लोग जानते हैं कि नहीं जानते। जब फर्स्ट टाइम कोई फॉरेन कंट्री की कोई कंपनी यहाँ पे आती है तो वो नहीं जानी जाती है, बट धीरे धीरे समय के साथ जो है बहुत अच्छे से हम अलग अलग ब्रांड्स को पहचान पाते हैं, जैसे कि नाइकी, ओके, दिस इज वन ऑफ द ब्रांड, फॉरेन ब्रांड। प्यूमा, ये सब शूज कंपनी है जो कि फॉरेन ब्रांड्स की है। प्री एंड पोस्ट सेल्स सर्विस आप क्या देंगे आपके कस्टमर को, ये एक्सपोर्ट प्राइसिंग को डिसाइड करती है। सेल्स के पहले आप किस तरीके की सर्विस देंगे और पोस्ट सेल्स क्या होम डिलीवरी देंगे, प्रॉपर पैकेजिंग देंगे कि ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस देंगे, ये जो भी चीजें पोस्ट सर्विस की, आपका प्रोडक्ट खराब हो जाता है तो गारंटी वारंटी आफ्टर सेल्स सर्विस में रिपेयर या मेंटेनेंस का कुछ, यदि आपका प्रोडक्ट उस तरीके से, तो वो सब चीजें जो है डिटरमाइन करती हैं। इंश्योरेंस चार्जेस, कोई कोई प्रोडक्ट ऐसा है कि जिसपे जो है एक्सपोर्टर इंश्योरेंस इंक्लूड करके देता है ताकि जो है आपका प्रोडक्ट जो है समय खराब नहीं होना चाहिए, यदि वो ऐसा कुछ होता है तो उसका इंश्योरेंस जो है आपको मिल पाए। ठीक है, डॉक चार्जेस क्या रहेंगे, क्योंकि दिस ऑल्सो वैल्यूज, यदि डॉक चार्जेस आपको प्रॉपरली पता रहे कि ओवरऑल खर्चा कितना होगा आपका एक्सपोर्टिंग में, तो जो है आप उसका प्राइस प्रॉपरली डिटरमाइन करेंगे, क्योंकि ओवरऑल जितना खर्चा होगा वो अल्टीमेटली
डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपके प्रोडक्ट में ही जुड़ेगा। ओके, सो दिस ऑल आर द फैक्टर्स जो कि डिटरमाइन करते हैं एक्सपोर्ट की प्राइसिंग को। यस, अब आगे बढ़ते हैं, मेथड्स ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरनेशनल मार्केटिंग। अब आप प्राइस को कितने मेथड्स होते हैं जिससे आप इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस को डिटरमाइन कर सकते हैं, तो देयर आर वेरियस मेथड्स, उसमें से कुछ मेथड्स को जो है हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग डिटर्मिनेशन मेथड होता है, जिसमें आप मार्जिनल कॉस्ट के बेसिस पे जो है प्राइसिंग को डिटरमाइन करते हैं, यानी कॉस्ट के बेसिस पे। अब कॉस्ट जो है, मार्जिनल कॉस्टिंग, यदि आपने बीकॉम सेकेंड ईयर में है, हाँ कॉस्टिंग, तो उसमें यदि आपने पढ़ी हो मार्जिनल कॉस्टिंग, यदि आपको याद हो, तो कॉस्ट दो टाइप के होते हैं, एक होता है फिक्स्ड कॉस्ट और एक होता है आपका वेरिएबल कॉस्ट। ओके, एंड ये आपने एमकॉम थर्ड में भी पढ़ा है कॉस्ट एनालिसिस सब्जेक्ट में। तो फिक्स्ड कॉस्ट ऐसी कॉस्ट होती है जो कि आप फिक्स्ड नेचर की होती है, चाहे प्रोडक्शन हुआ है या ना हुआ है, लेकिन आपको वो कॉस्ट तो बियर करनी पड़ेगी। जैसे कि सैलरी ऑफ दैट एम्प्लॉय, चाहे प्रोडक्शन हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन वो आया है तो उससे सैलरी तो मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन वेरिएबल कॉस्ट कैसी कॉस्ट होती है, वो वेरी करती है, जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा, जितने इनपुट्स लगे, जितना रॉ मटेरियल लगा, उसके हिसाब से पर यूनिट की कॉस्ट रहती है। तो जितना एक्सपेंडिचर होता है उतनी कॉस्टिंग लगती है। तो मार्जिनल कॉस्ट के बेसिस पे कितना खर्चा आ रहा है, उसके बेसिस पे जो कॉस्टिंग होती है, दैट इज मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग डिटर्मिनेशन मेथड। फिर आती है आपकी मार्केट ओरिएंटेड एक्सपोर्ट प्राइसिंग मेथड। मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है, मार्केट के हिसाब से चीजों को एनालिसिस करना कि मार्केट में उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की या उसी तरीके के प्रोडक्ट की या आपके कॉम्पिटिटर ने क्या उसकी प्रोडक्ट की कॉस्टिंग रखी है, प्राइस रखी है, तो उसके हिसाब से जब आप प्राइस को डिटरमाइन करते हैं, आपके प्राइस को उन चीजों को ध्यान में रखते हुए, मार्केट कंडीशन, ट्रेंड्स, डिमांड, सप्लाई, इन सभी चीजों पे ध्यान रख के जब आप प्राइस को फिक्स करते हैं, दैट इज मार्केट ओरिएंटेड एक्सपोर्ट प्राइसिंग। फिर आता है आपका पेनिट्रेशन पेनिट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। इसमें जो है आपकी प्राइसिंग जो है क्या रहती है, लो रहती है, यूजली जो है स्टार्टिंग में लो रहती है, ताकि जो है आप आपका अच्छा ब्रांड बिल्डअप कर पाए, यानी प्रोडक्ट को जो है मार्केट में जमा पाए एक तरीके से। तो इनिशियली उसकी प्राइस जो है कम होती है, और दूसरा अपने कंपटीटर से भी निपट पाए, है ना, तो इसलिए जो है इसकी प्राइस कम रखते हैं इनिशियली। बाद में फिर जब मार्केट में अच्छे से प्रोडक्ट चल रहा है, फिर उसकी आप प्राइस बढ़ा देंगे, तो दैट इज पेनिट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। और फिर आती है आपकी स्किमिंग प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। स्किमिंग में क्या होता है, आप प्राइजेस को इनिशियली यानी स्टार्टिंग में जो है प्राइजेस को क्या करेंगे, आप हाई रखते हैं, ताकि जो उसके प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं वो बियर हो पाए, वो निपट पाए। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस यानी जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं, किसी भी चीज की स्टार्टिंग करने से पहले जो आप बड़े बड़े खर्चे कर पाते हैं। अब सपोज आपने आपकी शॉप का रजिस्ट्रेशन करवाया है, अब क्या वो सिर्फ एक साल तक करवाया, वो ओवरऑल जर्नी ऑफ द लाइफ ऑफ द शॉप जब तक आपको चलानी है वो तब तक के लिए रहेगा, तो वो एक बड़ा खर्चा है। तो उसका हिस्सा निकालने के लिए इनिशियली जब प्राइस को आप हाई रखते हैं और फिर एक समय के बाद नीचे कर देते हैं, तो ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जो है बैलेंस हो पाए, इसलिए आप उसको प्राइस को हाई करते हैं, दैट इज स्किमिंग प्राइस स्ट्रेटेजी। ठीक है, तो मेथड्स हमने देखे, 4 मेथड्स। मार्जिनल कॉस्ट जो मार्जिनल कॉस्टिंग के बेसिस पे है, जिसमें 2 तरीके के कॉस्ट होते हैं, फिक्स्ड एंड वेरिएबल। मार्केट ओरिएंटेड, मार्केटिंग पॉलिसी क्या चल रही है, मार्केटिंग ट्रेंड, उसकी डिमांड, सप्लाई, प्रोडक्ट का कॉम्पिटिटर ने प्राइस क्या रखी है, उन सब चीजों को देखना। पेनिट्रेशन में प्राइसिंग इनिशियली लो रहती है, ताकि हम कंपटीशन को भी फेस कर पाए और अपने प्रोडक्ट को मार्केट में एक अच्छा खासा हिस्सा, मार्केट शेयर बना पाए। स्कीमिंग प्राइसिंग स्ट्रेटेजी में इनिशियली प्राइस को हाई रखा जाता है, ताकि हम अपने प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को काट सके, जो आपने इनिशियली बड़े लेवल का खर्चा किया उसको। ठीक है, देन टाइप्स ऑफ एजेंट इन एक्सपोर्ट ट्रेड। एक छोटा सा टॉपिक है कि अलग अलग तरीके के एजेंट होते हैं एक्सपोर्ट के समय, तो उसको हम देख लेते हैं। यूजली नॉट मच इंपॉर्टेंट बट इट कैन कम इन द एग्जामिनेशन। तो कमीशन एजेंट जो कमीशन बेसिस पे जो है आपका काम करके देता है, पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे जो है उतने % कमीशन ले लेगा, कि इतनी सेल्स करवा देंगे तो 10% कमीशन, इस तरीके से एक्सपोर्ट का पूरा मैनेजमेंट देख लेगा। लेकिन आप जितने अमाउंट का, जितने प्रोडक्ट, जितनी कॉस्ट का आप एक्सपोर्ट करवा रहे हैं, उस पर वो आपसे कमीशन ले लेगा और किसी भी चीज की जो है गारंटी ले लेगा। तो कमीशन एजेंट। डेल क्रेडिटर एजेंट वो एजेंट होता है जो कि गुड्स को यदि हम ये कहें कि क्रेडिट पे बेचा गया है
है ना। क्रेडिट पे यदि सेल्स हुई है तो उसकी गारंटी ले लेता है कि क्रेडिट का अगर सेल्स का अमाउंट नहीं आया तो उसको मैं बियर करूंगा, तो मुझे उसके बिहाफ पे भी कमीशन चाहिए, तो उसको ये वाली कमीशन मिलती है, एक नॉर्मल कमीशन। प्लस यदि वो डेल क्रेडिटर कमीशन लेता है तो वो क्या करता है, क्रेडिट सेल्स पे लेता है कि यदि क्रेडिट सेल्स में सामने वाले ने पैसा नहीं दिया है तो जो बैड डेट्स होगा उसको डेल क्रेडिटर एजेंट बियर करेगा, है ना, तो उसके लिए वो अलग से कमीशन लेता है। इसलिए गुड डिस्पैचिंग एजेंट, ऐसा एजेंट जो गुड डिस्पैच करने के लिए जो है आपसे कमीशन लेता है, तो ही इज सच काइंड ऑफ एजेंट। ओके। देन क्लियरिंग एजेंट, आपका पोर्ट से गुड्स को क्लियर करने के लिए क्लियरिंग चार्जेस देना, जो भी उसकी फॉर्मेलिटीज है उसको पूरा करने के लिए आपसे कमीशन चार्ज करता है, देन ही इज द क्लियरिंग एजेंट। एक्सपोर्ट एजेंट, गुड्स को एक्सपोर्ट करवाने में आपकी मदद करता है, इज द एक्सपोर्ट एजेंट। इम्पोर्ट, किसी फॉरेन कंट्री से आपके गुड्स आ रहे हैं तो वो पूरी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट हो, वो प्रॉपर वे में आपके गुड्स आप तक पहुंच जाए, तो ही विल बी द इम्पोर्ट एजेंट। तो इतने टाइप्स के एजेंट होते हैं, एग्जाम में आए तो आपको उसको एक एक करके लिखना है और पैराग्राफ में उसका मीनिंग बताना है। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हमने डेल क्रेडिटर एजेंट को सिर्फ बता दिया, क्रेडिट सेल्स को जो है वो मेंटेन करते हो, यहाँ पे आपको बैड डेट्स को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। चाहे तो आप, यदि आपके पास प्रैक्टिकली आपने अकाउंट्स वगैरह पढ़ा है और ये डिटेल में सपोज ऐसा क्वेश्चन कोई डिटेल में आ जाता है तो वहां पे फिर आप क्या करेंगे, आप एग्जाम्पल लेके समझा दीजिए। सपोज कि क्रेडिट सेल्स जो है इतनी थी, है ना, क्रेडिट सेल्स इतनी है और उसमें यदि डेल क्रेडिटर एजेंट को कमीशन इतनी मिली है तो आप जो है ऐसा अमाउंट लिख के 5 लाख रुपीस की सेल्स की है और उस पर इस तरीके से आप समझा सकते हैं। ठीक है। हम यहाँ पे डिटेल में नहीं ले रहे हैं क्योंकि इट इज नॉट सच अ टॉपिक टू डिस्कस, अदरवाइज आपका टाइम जाएगा, है ना, और हम चाहते हैं कि शॉर्ट में हम पूरा रिवीजन कर लें टाइमिंगली। देन यस, अब हम देखें व्हाट डज डंपिंग मीन्स। डंपिंग का मतलब है प्रोडक्ट को जो है बहुत ही कम कॉस्ट पर उसको सेल करना। आइए देखते हैं व्हाट डज डंपिंग मीन्स। डंपिंग इज व्हेन एन एक्सपोर्टर सेल अ प्रोडक्ट इन अ फॉरेन कंट्री एट देयर प्राइस एट लोअर देन इन देयर होम कंट्री, यानी फॉरेन मार्केट में जो उसकी पर्टिकुलरली प्राइस है उससे भी कम कीमत पे उसको बेचना, यानी एक्सपोर्टर जो है एक्चुअल जो प्राइस चल रही है उस मार्केट में उससे बहुत कम कीमत पे अपने प्रोडक्ट को बेचता है। डंपिंग यूजली इन्वॉल्व्स एक्सपोर्टिंग लार्ज क्वांटिटीज और ऑफलोडिंग अ प्रोडक्ट ऑन अ फॉरेन मार्केट। डंपिंग यूजली जब कोई बंदा जो है एक्सपोर्ट करके बहुत ज्यादा क्वांटिटी को एक्सपोर्ट करता है, यानी दूसरी कंट्री में उस प्रोडक्ट को बेचता है और उसकी कॉस्टिंग जो है बहुत कम कर देता है ना, फॉरेन मार्केट में जो एक्चुअली प्राइस चल रही होती है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की उससे भी कम कीमत पे। आइए इसको एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यूके बिजनेस स्टार्टेड सेलिंग एप्पल टू द यूएस। यूके जो है एप्पल्स बेच रहा है किसको, यूएस को, फॉर लेस देन व्हाट दे आर वर्थ इन द यूएस। लेकिन यूएस पे जो ऑलरेडी एप्पल की कीमत चल रही है उससे भी बहुत कम कीमत पे यूके बेच रहा है। देन द यूएस एप्पल प्रोड्यूसर वुड हैव द हार्ड टाइम सेलिंग देयर प्रोडक्ट टू देयर डोमेस्टिक मार्केट। अब यहाँ पे जो यूएस के ऑलरेडी सेलर्स होंगे उनको दिक्कतें आएंगी उस प्रोडक्ट को बेचने में, क्योंकि वो जो यूके वाला बंदा है वो तो बहुत कम कीमत पे बेच रहा है, जो यूएस में चल रही है उससे भी बहुत कम कीमत पे। The goal of dumping is almost a way to gain a competitive advantage in the foreign market. मेन जो एम होता है डंपिंग का वो ये रहता है कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाएं और अपने कॉम्पिटिटर से आगे निकलना चाहते हैं। अब यहाँ पे ये जो केस हमने देखा यूके यूएस का, इसमें यूके क्या करना चाहता है कि यूएस का पूरे मार्केट को कैप्चर करना चाहता है, वहां पे जो सेलर्स हैं वो बेचारे बेच ही नहीं पाए अपने प्रोडक्ट, इसलिए यूके ने अपनी कॉस्टिंग बहुत कम कर दी है। ये एक तरीके का इलीगल वे भी हम बोल सकते हैं। तो यूके ने अपनी कॉस्ट कम कर दी है यूएस मार्केट में, ताकि यूएस के लोग जो बाकी के कंपटीटर्स हैं, सेलर्स हैं, वो अपना प्रोडक्ट बेच ना पाए और इसे जो है कंपटीशन का फायदा मिल जाए और सेल्स अच्छे वॉल्यूम पे होगी तो उसका कॉस्ट भी रिकवर हो जाएगा, उसको नुकसान तो नहीं होगा। ठीक है। तो दिस इज डंपिंग। अगेन एक बार शॉर्ट में हम रिवाइज करते हैं, डंपिंग क्या है, अपने प्रोडक्ट को बहुत ही कम कीमत पे बेचना इन द फॉरेन मार्केट, जो एक्चुअल फॉरेन मार्केट में उसकी कॉस्ट है उससे भी कम कीमत पे, दैट इज डंपिंग। ठीक है। अब ऑब्जेक्ट्स ऑफ डंपिंग, डंपिंग का क्या उद्देश्य रहता है, जैसे कि हमने देखा डंपिंग का उद्देश्य क्या रहता है कि अच्छा खासा प्रॉफिट कमाना, कंपटीशन का एडवांटेज लेना। तो ओवर प्रोडक्शन होता है तब भी ये होता है कि आपका प्रोडक्शन ज्यादा होगा, आप कहाँ करोगे, तो उसकी कीमत घटा दो, लोगों को बांटो।
या फिर प्रोडक्शन को जानबूझकर भी ओवर प्रोडक्शन किया जाता है ताकि जो है आप उसको कम कीमत पे बेचें। मोनोपोली इन द फॉरेन मार्केट में अपना रुतबा जमाना, अपना मार्केट शेयर को बढ़ाना, मोनोपोली स्टेब्लिश करना, उसके लिए डंपिंग की जाती है। तीसरा, अपने रिटर्न्स बढ़ाना, अपने प्रॉफिट को बढ़ाना, इसके लिए भी डंपिंग की जाती है। सो दिस इज ऑल अबाउट डंपिंग। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। यस, इसमें एक और पॉइंट है, क्रिएशन ऑफ डिमांड इन फॉरेन मार्केट, और उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड जो है फॉरेन मार्केट, ऑब्वियसली ऐसा कोई प्रोडक्ट जो बहुत महंगा मिलता है और सडन आपको सस्ता मिलना चालू हो जाए तो ऑब्वियसली उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड जो है बढ़ेगी, तो एक तरीके से उसकी डिमांड भी बढ़ना। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं हम। इंटरनेशनल प्राइस कोटेशन क्या होता है? इंटरनेशनल प्राइस कोटेशन यानी आप पर्टिकुलरली इंटरनेशनल लेवल पे प्राइस को जब मेंशन करेंगे तो उनमें क्या क्या चीजें का ध्यान देंगे, प्राइस डिटरमाइन कैसे करेंगे। कोटेशन रिफ्लेक्ट द प्राइस एट विच सेलर इज रेडी टू सप्लाई गुड्स। कोटेशन क्या है? एक तरीके का प्राइस है जिस पे सेलर जो है रेडी है अपने गुड्स को बेचने के लिए, यानी कुल मिला के द टर्म्स एंड कंडीशन फॉर सेल्स जो है उसमें मेंशन रहेगी। ओके, प्राइस में भी कोटेड इन सेवरल वेज, प्राइस को अलग अलग वेज में हम कोट कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द रिलेटिव रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बायर एंड सेलर। हम कोटेशन प्राइस जो मेंशन करेंगे कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट का कॉस्ट ये है, उसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, क्या क्या एक्सक्लूडेड है, वो सब चीजें जो है डिपेंड रहेंगी बायर और सेलर के बीच का जो रेस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने ली है कि कितना खर्चा वो बियर करेगा, कितना वो, उन चीजों के हिसाब से हम प्राइस को कोट कर सकते हैं कि उसमें क्या क्या चीजें शामिल हैं। सम पॉपुलर टाइप्स ऑफ प्राइस कोटेशंस आर एज फॉलोज, तो जो कुछ पॉपुलर हैं प्राइस डिटरमिनेशन कोटेशन उसको हम डिस्कस करते हैं। तो यदि हम बात करें शॉर्ट में, प्राइस कोटेशन का मतलब क्या होता है? इंटरनेशनल प्राइस कोटेशन, तो प्राइस से रिलेटेड टर्म्स एंड कंडीशन की पर्टिकुलर प्रोडक्ट से रिलेटेड जो आप एक्सपोर्ट करेंगे हम प्रोडक्ट को, या इंटरनेशनल मार्केट में जो प्रोडक्ट हम बेच रहे हैं उसकी प्राइस में क्या क्या चीजें शामिल होंगी, क्या चीजें शामिल नहीं होंगी, उन सभी चीजों का डिसीजन प्राइस कोटेशन कहलाता है। तो अलग अलग टाइप के प्राइस कोटेशन हो सकते हैं, तो लेट अस डिस्कस दैट। लोकल प्राइस, लोकल प्राइस का मतलब होता है कि इसमें नॉर्मली आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जुड़ा होगा और प्रॉफिट जुड़ा होगा, है ना। आपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और प्रॉफिट जोड़ दिया, दैट इज लोकल प्राइस। एक तरीके का आप जब प्राइस कोटेट करेंगे तो आप यदि उसमें हम तो लोकल प्राइस के हिसाब से अपना प्राइस बता रहे हैं, तो सामने वाले को भी समझ में आएगा कि इसमें आपने आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और प्रॉफिट जोड़ा है। अब फ्री ऑन बोर्ड प्राइस में क्या होगा कि वेयरहाउस तक आपके जो भी खर्चे हैं, वेयरहाउस तक पहुंचने के, आपके गुड्स वेयरहाउस तक पहुंच गया, सामने वाले के वहां तक के जो भी खर्चे हैं वो, प्लस जो है कॉस्ट ऑफ लोडिंग ऑफ शिप, कॉस्ट ऑफ लोडिंग ऑफ शिप, शिप ने जो उस गुड को लोड किया है और उसके लिए जो खर्चा लगा है, तो फ्री ऑन बोर्ड प्राइस जो है उसे हम कहते हैं। ठीक है, फिर आता है आपका एक्स शिप प्राइस। इसमें जो है सेलर जो है आपका जो बेचता है गुड्स, वो सभी एक्सपेंसेस बियर ऑल एक्सपेंसेस अंटिल शिप अंडरगोस, है ना। जब तक शिप चलती नहीं है उस तक के जितने भी खर्चे हैं वो बियर होगी, दैट विल बी द एक्स शिप प्राइस। फिर फ्री ऑन रेल, यानी रेलवे तक पहुंचने में जितना भी खर्चा लगा है, आपके एक्सपेंसेस लगे हैं उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में, दैट इज फ्री ऑन रेल। और फिर उसमें जो है चाहे तो हम वैगॉन यानी रेलवे का खर्चा भी जोड़ सकते हैं जो ट्रेन में लाने ले जाने में खर्चा लगा है। कॉस्ट एंड फ्रेट, आपके गुड्स में प्रोडक्ट में कॉस्ट और उस पे जो फ्रेट लगा है, उस पे जो भाड़ा लगा है, वो दोनों चीजें इंक्लूडेड रहेंगी, तो उसको सी एंड एफ के नाम से हम जोड़ते हैं। अब कॉस्ट में क्या क्या चीजें आ जाएंगी, प्राइस क्या है, एक्चुअली कॉस्ट क्या है आपके प्रोडक्ट की वो आ जाएगी, है ना। पैकेजिंग के चार्जेस आ जाएंगे, ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस आ जाएंगे, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस आ जाएंगी, है ना, डॉक चार्जेस आ जाएंगे, चालान आ जाएगा, जो भी एक्स्ट्रा चार्जेस होंगे वो सभी चीजें आ जाएंगी। ठीक है, आप राइटिंग पे नहीं जाना, स्टिल अगेन आप जो मेंशन कर रहे हैं उसको नोट्स में आप लिखते जाइए। ठीक है, देयर इज सम इशू। अब एक होता है सी एंड एफ, एक आता है सी आई एफ, तो इसमें कॉस्ट, इंश्योरेंस एंड फ्रेट। यहाँ पे सेलर एक फैसिलिटी देता है कि ऊपर की सब चीजों के साथ वो आपको इंश्योरेंस की फैसिलिटी भी देता है, तो ये आ जाता है आपका सी एंड
CIF, इसमें इंश्योरेंस भी, कॉस्ट एंड फ्रेट, और साथ में इंश्योरेंस की फैसिलिटी भी देता है अपने प्रोडक्ट पे, तो वो प्राइस भी वो खुद ही बियर करता है। अब आता है आपका इन बॉन्ड प्राइस। इन बॉन्ड प्राइस का मतलब होता है कि जैसे कि गुड्स जब वेयर हाउस पे रखे रहते हैं, जैसे कि हमने रूरल एंड एग्रीकल्चर मार्केटिंग में बॉन्डेड वेयर हाउसेस पढ़े थे। बॉन्डेड वेयर हाउसेस यानी ऐसे वेयर हाउसेस जो कि डॉक के आसपास, डॉक एरिया के आसपास बने रहते हैं जब तक गुड्स को हम एक्चुअल प्लेस तक ना पहुंचाएं। तो वो प्राइस जो है जब सेलर बियर करता है, जिसमें बॉन्डेड वेयर हाउस के प्राइसेस भी शामिल हों, तो उसे हम कहते हैं इन बॉन्ड प्राइस। ठीक है। फिर आता है आपका लैंड प्राइस। गुड्स जब तक दूसरी कंट्री के लैंड तक नहीं पहुंच गया है, दैट इज लैंडेड प्राइस। ठीक है। देन ड्यूटी पेड प्राइस, कैरी ऑफ गुड्स टू द बॉन्डेड वेयर हाउसेस, आपने बॉन्डेड वेयर हाउसेस तक पहुंचाया है, प्लस इसमें आपने बाकी सब ड्यूटीज, इंपोर्ट यहाँ पे लिख लेते हैं, इंपोर्ट ड्यूटीज वगैरह आपने पे कर दी है, वो सभी भी इसमें इंक्लूड होगी, दैट विल बी द ड्यूटी पेड प्राइस। ठीक है। इंटरनेशनल प्राइस कोटेशन, यानी जब आप प्राइस डिटरमाइन करके कोटेशन भेजेंगे सामने वाले को कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्राइस जो है ये हो सकता है, तो उसको आप इतने तरीकों से भेज सकते हैं कि आपने उसमें मेंशन किया लोकल प्राइस, तो सामने वाला उस चीज को अंडरस्टैंड करेगा। लोकल प्राइस में आपने आपके कॉस्ट और प्राइस प्रॉफिट को जोड़ा होगा। फ्री ऑन बोर्ड प्राइस यानी सिर्फ वेयर हाउसिंग का खर्चा एंड कॉस्ट ऑफ लोडिंग शिप। एक्स शिप प्राइस यानी सेलर बियर ऑल द एक्सपेंसेस शिप के खर्चे को छोड़ के। फ्री ऑन रेल, रेलवे तक पहुंचाने तक के जो एक्सपेंसेस हैं वो। देन कॉस्ट एंड फ्रेट में प्राइस, एक्चुअली जो इतना कॉस्ट लगा है उस पे जो एक्सपेंसेस बियर किया है, पैकेजिंग चार्जेस, डिजाइनिंग चार्जेस, जो भी उस पे आपने खर्चा किया है वो है ना। लाने ले जाने में लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस, फ्रेट में वो चीजें भी आ जाएंगी, जैसे कि कैरेज इनवर्ड, ये सब। फिर कॉस्ट इंश्योरेंस में, फ्रेट में इंश्योरेंस बढ़ जाएगा। फिर इन बॉन्ड प्राइस में बॉन्डेड वेयर हाउसेस का प्राइस भी सेलर बियर करेगा। लैंडेड प्राइस में सामने वाले की यानी नेक्स्ट कंट्री की, जिस कंट्री में आप बेच रहे हैं उसके लैंड तक जो है गुड्स पहुंच जाए, तो वो जो है अप टू द लैंड एट पोर्ट, यानी वो पोर्ट के पे पहुंचा और वहां पे उसकी जमीन पे वो गुड्स रखा गया, उतना खर्चा वो करेगा, ऐसा वो मेंशन करता है। ड्यूटी पेड प्राइस यानी जितनी भी ड्यूटी होगी, एक्सपोर्ट ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी, वो लग रही है वो सामने वाला पे करेगा। तो इस तरीके से प्राइस कोटेशन हो सकता है। और दिस वाज द लास्ट टॉपिक। यहाँ पे हमारा यूनिट नंबर 2 जो है कंप्लीट होता है। दोस्तों आप यूनिट नंबर 1 एंड 2 जो है कंप्लीट कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, और फिर मिलते हैं हम यूनिट 3 में। और तब तक के लिए एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप आपके फ्रेंड्स को प्लीज शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि विलेज एरिया में रहते हैं, तो उनको प्रॉपर स्टडी मटेरियल नहीं मिल पाता है, तो उनकी स्टडीज प्रॉपर नहीं हो पाती है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको आप ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स में शेयर कीजिए, ताकि जो एक्चुअल स्टूडेंट नीडी है, जिसको एक्चुअल में पढ़ाई करना है, उन तक वो वीडियो पहुंच सके। एंड काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल टू मोटिवेट अस with this. Thank you for the session.